खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बीते 2 दिनों से सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है कि क्या कांग्रेस सत्ता में आने के बाद लोगों की संपत्ति लेकर मुस्लिमों में बांट देगी। पीएम मोदी ने 2 दिन पहले राजस्थान में इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद से पूरा माहौल इसी मुद्दे के इर्द गिर्द सिमटता दिखाई पड़ रहा है। जहां बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देकर कांग्रेसी नेताओं के बयान के आधार पर कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस सफाई दे रही है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है और उसके घोषणा पत्र में भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। लेकिन आज भी पीएम मोदी के साथ साथ तमाम बड़े भाजपा के नेताओं ने इस मुद्दे को चुनावी रैलियों में जमकर उठाया। दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस की ओर से संपत्ति सर्वेक्षण के वादे का मामला सियासी तौर पर तूल पकड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हैं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में इस मुद्दे को पहली बार उठाया। उसके बाद सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के अलीगढ़ में भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा और मंगलवार को भी प्रधानमंत्री मोदी संपत्ति बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस के ऊपर हमलावर नजर आए। आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, उसके बाद से बीजेपी के सभी बड़े नेता इस मामले पर कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो तुष्टीकरण की राजनीति कब छोड़ेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने किसके इशारे पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पे बांटना चाहते हैं। Congress party's manifesto has been prepared in a way that they win election in Pakistan. The manifesto is more for the people of Pakistan, less for the people of India. The Congress party has done a manifesto which will snatch resources from the common people and कांग्रेस will destroy the economy of this country. दरअसल ये पूरा मामला कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं उसकी वजह से शुरू हुआ। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस देश में जातीय और संपत्ति का सर्वे कराएगी और आय की असमानता को दूर करने के लिए उचित कदम उठाएगी। तुष्टीकरण के आरोप और संपत्ति बंटवारे के मुद्दे पर घिरने के बाद कांग्रेस बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है और कह रही है कि उनके घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नहीं है। वो सेंसस के तहत हम पॉलिसी बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, स्कीम बनाएंगे। अगर ये हम कहते हैं तो उन्होंने ये कहते हैं तुम्हारे मंगलसूत्र बेचे जाएंगे, तुम्हारे घर की गिनती लेके जाएंगे, तुम्हारी संपत्ति क्या है देखेंगे। अरे संपत्ति क्या है, इनकम टैक्स भी तुम्हारा देखता है, दूसरों की जरूरत क्या है। तो ये ऐसी चीजें लोगों को कह के भड़काना, ये एक तरफ का डिवीजन है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के जारी होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस विषय पर तेलंगाना की एक रैली में खुलकर ये बात कह चुके हैं कि उनकी सरकार आने पर कांग्रेस देश में संपत्ति के बंटवारे के समान वितरण पर काम करेगी। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। मौजूदा कांग्रेस घोषणा पत्र और राहुल गांधी के बयान से उपजा हालिया विवाद ही नहीं, बल्कि इस विवाद में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का साल 2006 का वो बयान भी हवा दे रहा है, जिसमें मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक देश के मुसलमानों का है। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. कांग्रेस पर दशकों से मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है, चाहे विभिन्न राज्य में
मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे का विषय हो या फिर नीतियों के माध्यम से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को रिझाने की बात, भाजपा हमेशा कांग्रेस को मुस्लिमों के तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेरती रही है और हालिया विवाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये तमाम कांग्रेस के वो बड़े चेहरे हैं, जब कभी भी इनके माध्यम से सत्ता में रहे हैं तो इन पे कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं और मौजूदा समय में भी एक तरीके से आरोप ज्यादा गंभीर होते नजर आ रहे हैं। किस प्रकार के तथ्य हैं, बातें हैं जिसको लेकर कांग्रेस एक बार फिर से तुष्टीकरण या कहा जाए अपीसमेंट पॉलिटिक्स में फंसती, सवालों के घेरे में घिरती नजर आ रही है। सत्ता में आने पर आय और संपत्ति की असमानता के मुद्दे पर विचार का वादा अपने घोषणा पत्र में इस बार कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस बात को लेकर बीजेपी मुखर है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण कराया जाएगा, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर लगातार बीजेपी कह रही है कि साहब इसका मतलब क्या है और आप कैसे इस असमानता को दूर करने के लिए आखिर करेंगे क्या। कांग्रेस का घोषणा पत्र इस बात को भी कहता है कि कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय की बढ़ती असमानता में बदलाव करेगी और यह बदलाव कैसे होगा इसको लेकर ही सवाल खड़े कर रही है बीजेपी। या कहा जाए प्रधानमंत्री मोदी ने तो गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस न्याय संगत और समान अवसर वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगी और यह अपने आप में घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है। तो ये तमाम बातें हैं जिसके आधार पर कांग्रेस कह रही है कि वो एक क्रांतिकारी परिवर्तनकारी कदम उठाएगी। कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप के लिहाज से अगर बात की जाए तो यह सिलसिला कई दशकों पुराना है। 1994 में कर्नाटक में ओबीसी सब कैटेगरी बनाकर मुस्लिमों को दिया गया 4% आरक्षण। ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स को लेकर लगातार बीजेपी आरोप लगाती रहती है। जल्दी से तथ्यों को अगर हम देखें तो किस प्रकार से और भी तथ्य हैं। 2005 में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने मुस्लिमों की 5वीं श्रेणी बनाकर 5% आरक्षण दिया था और ये अपने आप में बताता है कि कैसे मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में रही। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनने के बाद भी जो व्यवस्था आंध्र प्रदेश में थी वो तेलंगाना में भी रही, यानी कि वहां पर भी मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था बनी हुई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में यह कांग्रेस के द्वारा किया गया था। इसके अलावा अगले तथ्य की अगर हम बात करें तो 2014 में महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव या कहा जाए जो लोकसभा का 2014 का आम चुनाव था उसमें हारने के बाद कांग्रेस की ओर से मुस्लिम आरक्षण देने का वायदा किया गया था, बात की गई थी महाराष्ट्र में कांग्रेस के माध्यम से। यह भी दिखाता है कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स को लेकर कैसे कांग्रेस लगातार काम करती रही है। इसी प्रकार से अन्य तथ्यों की अगर हम बात करें तो कैसे सवाल उठते रहे हैं। 1949 में अयोध्या में राम मंदिर बनाने का कांग्रेस ने विरोध किया था। यह भी कहीं ना कहीं जो उस वक्त के कांग्रेस के हुक्मरान थे उन पर सवाल था कि साहब आप अपीसमेंट पॉलिटिक्स के चलते इस प्रकार के कदम उठाने की बात कर रहे हैं। 1951 में डॉक्टर अंबेडकर कॉमन सिविल कोड लागू करना चाहते थे, लेकिन पंडित नेहरू ने इसका विरोध किया था। इस बात को लेकर भी सवाल उठे, तो उस वक्त भी सियासत हुई थी, तब से लेकर अब तक ये सवाल उठते रहे। अगले तथ्य की अगर बात करें तो 1987 में शाहबानो केस, जिसमें कि मुस्लिम महिलाओं को भत्ता दिया जाना था पुरुषों के माध्यम से तलाक देने के बाद में, उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उस फैसले को राजीव गांधी की सरकार ने उस वक्त संसद से पलट दिया था और यह सीधे तौर पर राजनीति का आरोप लगा था कि साहब ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स है, तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसकी वजह से उन्होंने मुस्लिमों को एक तरीके से साधने की कोशिश की है। 2006 में मनमोहन सिंह, जिनका बयान अभी हमने आपको सुनाया, उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है और यह बयान अपने आप में तब से लेकर अब तक लगातार राजनीतिक रूप से चर्चा में रहा है कि आखिर इस बयान के मायने क्या है। यह अपने आप में तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। 2007 में देश में पहली बार भगवा आतंकवाद की साजिश का आरोप कांग्रेस की यूपीए सरकार के द्वारा लगाया गया। इस बात को भी कहीं ना कहीं इस तरह से देखा गया कि साहब आप अपीसमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ऐसे में आप इस शब्द को जन्म दे रहे हैं भगवा आतंकवाद को लेकर। हालांकि उसके बाद से लगातार सियासी कई तरीके से देखने को मिली है। 2016 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार ने हर शुक्रवार को मुस्लिमों को 90 मिनट का अतिरिक्त अवकाश देने का फैसला किया। इस फैसले पर भी सवाल उठे और कहा गया कि साहब आप क्यों इस प्रकार का फैसला ले रहे हैं जो कि एक वर्ग विशेष को फायदा देता नजर आता है। कुछ और तथ्यों को जल्दी से आपको रूबरू कराते हैं। 2016 में ही कपिल सिब्बल, जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उन्होंने भगवान राम की तुलना 3 तलाक और हलाला जैसे विषय से की थी और अपने आप में उस पे भी अच्छा खासा विवाद हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य तथ्यों के लिहाज से 2018 में एमपी में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में आरएसएस की शाखाओं पर पाबंदी लगाने का वायदा किया था। यह भी 2018 के चुनाव में अपने आप में बहुत ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा था और यह था कि साहब तुष्टीकरण की नीति को लेकर कांग्रेस किस प्रकार का एक घोषणा पत्र लेकर आई है और ये अल्पसंख्यकों को रिझाने की कोशिश के तौर पर देखा गया था।
2023 में अभी हाल फिलहाल में जब तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद भी यहाँ पे मसला था और अभी मौजूदा वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो 4% मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था है उसको खत्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस बात की बात लगातार चल रही थी कि धार्मिक आधार पर आरक्षण ठीक नहीं है, ये अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं के तहत होना चाहिए और जो कि अपने आप में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को दिखाता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये अपने आप में कई ऐसे मसले और मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन इसका मौजूदा चुनाव में किस प्रकार से स्थिति दिखाई पड़ रही है प्रधानमंत्री के हालिया आरोपों के बाद में, इस पे करेंगे विस्तार से चर्चा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर MSP, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार OTP बेस्ड eKYC से या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे कैसे लगातार चुनाव में एक मसला और मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है तुष्टीकरण की राजनीति पर। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी, तुष्टीकरण पर संग्राम, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाया है। उसके बाद से सियासी तौर से यह मसला मुद्दा गरमा गया है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद, उनका परिचय आपसे कराते हैं। राजीव पांडे जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा नीरज मिश्रा जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। साथ ही हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आप लोग लगातार दशकों से अल्पसंख्यक को रिझाने को लेकर इस प्रकार की बातें करते रहे हैं, कायदे कानून की बात लिखते रहे हैं, और एक बार फिर से वही सब चीजें करने की वजह से आप एक बार फिर से घिर गए हैं तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर। किस तरह से कांग्रेस इस बात को रखेगी सामने कि वो सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए नहीं बल्कि देश के हर नागरिक के लिए, बहुसंख्यक के लिए भी काम कर रही है? हरेंद्र जी, देखिए देश की जनता के बीच में क्या बात हो रही है कि प्रधानमंत्री जी जिस उम्र के पड़ाव पे हैं और जैसी बातें कर रहे हैं वो बचकानी तो हो नहीं सकती है। तो शायद उम्र का जो तकाजा है वो उनके ऊपर आ गया है, और मुझे नहीं मालूम कि शायद उनके किसी एडवाइज़र ने
कोई गलत मैनिफेस्टो उनको पढ़ा दिया है और जिसकी वजह से वो आम जनता के बीच में अपनी साख की फजीहत करा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो सीधी सीधी बात करता है कि वो बेरोजगार युवाओं को पहली नौकरी पक्की देगा। हमने जैसे मनरेगा का कानून बनाया 2004 में, वैसे अब हम 2024 में एक अर्बन मनरेगा लेकर आएंगे जिसे हम अप्रेंटिसशिप कह रहे हैं, जिसमें युवाओं को 1 लाख रुपए साल का मिलेगा। हम जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए देंगे। अब प्रधानमंत्री जी को मैनिफेस्टो मिला, उसमें लिखा गया कि मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो ये पता नहीं कौन प्रधानमंत्री जी के साथ साजिश कर रहा है। नीरज जी, लेकिन संपत्ति का बंटवारा करने के लिए, आर्थिक सर्वे को करने के लिए, ये तो आपने मैनिफेस्टो में लिखा है ना, एक आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। ये बयान अभी जस्ट हमने सुनाया, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं इस बात के लिए, वो पैदा करता है ना जी। मैं आपकी बात में एक संशोधन कर देता हूं जी। हमने आर्थिक बंटवारे की बात अपने मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखी है। और एक आपकी जानकारी भी दुरुस्त कर दूं कि देश के अंदर जो NSSO है, जो आंकड़े जारी करता है, वो इन्वेस्टमेंट एंड एसेट सर्वे हर 5 साल में करता है। पिछली बार 2019 में हुआ और अब जो 2024 के आंकड़े हैं उसी के ऊपर जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रिपोर्ट आई, जिसके अंदर बताया गया कि देश की जो 50% की गरीब आबादी है वो तो 70% से ज्यादा टैक्स भर रही है और जो अमीर 10% है वो सिर्फ 4% टैक्स भरते हैं। तो ये तो सरकार पहले से करती आई है। और एक सरल उदाहरण और दे देता हूं, आपके किसी छोटे भाई, बच्चे, मित्र ने कभी कोई अगर फॉर्म भरा हो, चाहे वो एग्जाम का फॉर्म हो, चाहे एडमिशन का फॉर्म हो, उसमें भी आपका जो एवरेज इनकम है वो पूछा जाता है। तो सरकार इस तरीके के आंकड़े जुटाती है और जब अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती है, क्योंकि देश की स्थिति ये है। लेकिन नीरज जी, आप क्रांतिकारी कदम क्या उठाएंगे? जो बात राहुल जी ने कही उसका जवाब नहीं दे रहे। थोड़ा मैं आगे मेहमानों को नहीं, नरेंद्र जी, मैं आता हूं नीरज जी, मैं आता हूं आपके पास। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए, राजीव जी बीजेपी के प्रवक्ता। राजीव जी, कांग्रेस सीधे कह रही है कि साहब प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस का गलत मैनिफेस्टो पढ़ लिया है, उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है, वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। राजीव जी देखिए, कांग्रेस पार्टी जब मुद्दों पर बात नहीं कर पाती है तब पर्सनल अटैक करते हैं। उनको करने दीजिए, उनको मुबारक हो, हम मुद्दों पर बात करेंगे। आपने अभी मुझसे पूछा, मोदी जी के राहुल गांधी जी के भाषण ये क्लियर है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो जनसंख्या के आधार पर होगा और हम एक इकोनॉमिक सर्वे करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब थे तो उन्होंने कहा था कि इस देश में जो रिसोर्सेज है उस पर मुसलमानों का पहला हक है। तो कहना क्या चाहते हैं आप? रिसोर्सेज के पॉपुलेशन के आधार पर। तो प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा है कि जिनकी ज्यादा संख्या है, जो बाहर से लोग आए और कांग्रेस के राज में और ममता बनर्जी के राज में जिन लोगों को दिया गया है उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर ये नहीं समझ पाते हैं, 3 डॉक्यूमेंट्स पढ़ना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं और मैं भारत के हर व्यक्ति को कह रहा हूं, गूगल से मनमोहन सिंह जी का भाषण निकालिए, गूगल से राहुल गांधी जी का भाषण निकालिए और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इन तीनों को देख लीजिए। और सुनिए, एक और बात बता देना चाहता हूं, ये जो प्रियंका गांधी जी, जो कांग्रेस की तीसरी सबसे बड़ी नेता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, उन्होंने भी ये बात कही है, वो भी वीडियो अवेलेबल है। अरेंद्र जी, मेरा क्या कहना है, देश की जनता ये समझ रही है, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक चरित्र रहा है लोगों से लूटना और अपने घर में ले जाना। अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा कि 1971 में क्या हुआ। राजीव जी, लेकिन राजीव जी मैं आप ही से पूछ रहा हूं सर, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, मैं राजीव जी आपसे ही पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस कह रही है कि हमने कहीं नहीं लिखा कि कि महिलाओं का मंगलसूत्र वो छीन लेंगे, लेकिन आप इस बात का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सीधे इस बात को भी कह रहे हैं आपसे। अरे, जब आप महिलाओं का मंगलसूत्र जब आप छीनने पर आते हैं जी, जब आप कह रहे हैं कि जो आपका जो इनकम है उसको हम स्नैच करेंगे, तो क्या आप और करेंगे? यही कर पाएंगे आप? ये बताएं कि इन्होंने ऐसा नहीं कहा है। मैं आपको 2 बातें और बताता हूं जी। 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, जामिया मिलिया इस्लामिया से SC/ST रिजर्वेशन को हटा करके इन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन लागू कर दिया। क्यों हटाया? क्यों हकमारी की हमारे SC/ST भाइयों की? क्यों आपने OBC रिजर्वेशन में मुसलमानों को दे दिया जिसमें जाति है ही नहीं?
ये तो डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर मुसलमानों को रिजर्वेशन है, भारत के अफर्मेटिव एक्शन है हिंदुस्तान में। एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मैं कहता हूं, आपने क्यों जामिया मिलिया इस्लामिया से आपने SC ST रिजर्वेशन को हटाया 2004? मैं डेट के साथ आपको कह रहा हूं, ठीक है, बता दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, ये क्या है मैं बता रहा हूं, जी तुष्टीकरण की नीति है। आपने धार्मिक आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि नहीं देना है, आपने आंध्र तेलंगाना में 4% ठीक है। हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव जी मैं आता हूं आपके पास, हर्षवर्धन जी भी हैं। हर्षवर्धन जी, क्योंकि संपत्ति के बंटवारे को लेकर प्रधानमंत्री ने बीते 3 दिन, आज का भी दिन मिला लिया जाए तो 3 दिनों से जिस मुखरता से कांग्रेस को घेरा है, ये सबसे बड़ा चुनावी मसला और मुद्दा बनता दिखाई पड़ रहा है मौजूदा हालात के लिहाज से देखा जाए तो। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से पिछले कुछ समय में देश में वर्ग संघर्ष कराने की कोशिश की है, जिस तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश की है, दुर्भाग्य से उस पर देश में ठीक से बात नहीं हुई। और जब मैं कह रहा हूं तो इसको गंभीरता से कह रहा हूं। तेलंगाना के हैदराबाद में न्याय पत्र के लोकार्पण के मौके पर जो कुछ उन्होंने कहा वो DD न्यूज पर भी चल रहा है, लगातार वो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसमें वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएंगे, किस वर्ग के पास, ये समझिए इसको, किस वर्ग के पास कितना धन है उसका पता लगाएंगे और उसके बाद हम एक ऐसा क्रांतिकारी काम करेंगे। अब इस देश में तो क्रांतिकारी काम इस तरह का कोई करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोकतंत्र में हैं, हम कोई कम्युनिस्ट कंट्रीज की तरह कोई डिक्टेटरशिप में तो है नहीं। लेकिन जो काम मार्क्स और लेनिन के चेले भी करने से डर गए इस देश में, वो काम राहुल गांधी के मन में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक तौर पर इन अवसरों का लाभ उठाते हैं, कहते हैं कि 4.5 साल हम काम करते हैं, 6 महीने राजनीति करते हैं। उन्होंने ठीक से राजनीति राहुल गांधी के साथ की है और उसका प्रभाव देखिए कि जनता एक एक चीज निकाल कर ला रही कि कैसे कांग्रेस के किस शासनकाल में कहां मुस्लिमों को रिजर्वेशन दे दिया, कैसे मनमोहन सिंह ने जो 2006 वाला भाषण था जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था वो वायरल हो गया, कैसे राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को में कहा था कि इस समय मुसलमानों की स्थिति जो 80 के दशक में दलितों की स्थिति थी उससे भी बदतर हो गई। ऐसे ढेर सारे उदाहरण लोगों के सामने आ गए जी। और राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है मैसेजिंग। आज लोगों को ये समझ में आ रहा है और इसीलिए मैं कह रहा हूं तथ्य की बात करनी चाहिए। राहुल गांधी राह चलते पूछ लेते थे कौन जात हो भाई, और पता चला पिछड़ी जाति के पत्रकार को पिटवा दिया। मतलब ऐसा नेता तो हमने देखा ही नहीं, कौन जात हो कह के पिछड़ी जात के नेता को, और उसके बाद अच्छा तुम्हारा मालिक कौन है जी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक सिर्फ और सिर्फ देश में वर्ग संघर्ष कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसपे अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जवाब कैसे दें, वरना वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे उसका फॉर्मूला कांग्रेस को बताना चाहिए। नीरज जी क्योंकि एक सीधा सवाल सीधा जवाब समझना चाहेंगे, क्योंकि जो बात तेलंगाना में राहुल गांधी ने कही वो वही स्पष्ट है कि वो कोशिश क्या होगी, वो क्रांतिकारी कदम क्या होगा जिसके आधार पर असमानता जो आर्थिक रूप पे है उसको वो ठीक कर देंगे क्रांतिकारी कदम से। इसका जवाब सुनना जरूरी है, चुनाव है, लोग जानना चाहते हैं कि साहब ये राहुल गांधी जी ने कहा था वो क्या करने का सोच रहे हैं। नरेंद्र जी 2-3 बातें हैं, मैं तीनों पर जवाब दे देता हूं संक्षेप में, समय का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जी। पहली बात तो हर्षवर्धन जी सरकार के बचाव में कैसी हल्की बातें कर देते हैं, इनको शोभा नहीं देता है। देखिए और जो राहुल गांधी जी पे इन्होंने पर्सनल टिप्पणी की है जी, मैं उस पर आपत्ति आपके सामने दर्ज कर देता हूं। मैं अपना समय और दर्शकों का समय नहीं खराब करूंगा। मेरे सवाल पे भी जवाब देने के बाद आप उस पे आ जाए तो बेहतर होगा। मैं आपके सवाल पर जवाब दे देता हूं। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि 2004 से 2014 तक हमारी सरकार ने इस देश के 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर नीरज जी माफी के साथ, क्योंकि आप देखिए फिर वही उपलब्धियां गिना रहे हैं, समय सीमित, मैंने जो सवाल किया तो जवाब दे रहा हूं, वो क्रांतिकारी कदम देंगे कि सर, वो क्रांतिकारी कदम जवाब चाहेंगे मैं वो भी दे दूंगा। क्रांतिकारी कदम भूमिका के साथ जनता को समझाने देंगे तो दे दीजिए। नहीं समय सीमित होता है टीवी में सर, आपकी बात को मैं मान लूं और सीधा सीधा आगे बढ़ जाऊं तो वो भी चल जाएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है जी। वो क्रांतिकारी कदम बता दीजिए सर। हम ऐसी आर्थिक नीति बनाएंगे जिसके अंदर जैसे 2004 से 14 के अंदर देश के अंदर उन वर्गों के लिए हमने खास तौर पर काम किया, चाहे वो SC थे, ST थे, OBC थे, महिलाएं थी, माइनॉरिटीज थी, उसी तरीके की हम क्रांतिकारी योजनाएं बनाएंगे
और इस देश के अंदर जब हम रोजगार देना शुरू कर देंगे, महिलाओं को पैसे देना शुरू कर देंगे, अर्थव्यवस्था को सबल बना देंगे, तो हम जो क्रांतिकारी कदम की बात कर रहे हैं वो सबके सामने आ जाएगा। ठीक है राजीव जी, क्योंकि में तो कह रहे हैं कि साहब इस प्रकार की व्यवस्थाएं लाएंगे, यही वो क्रांतिकारी कदम है जो 2004 से 14 तक वो लेकर आए थे। राजीव जी देखिए, इनका क्रांतिकारी कदम क्या है कि मैंने आपको 2 उदाहरण में बार बार बोल रहा हूं। इनका क्रांतिकारी कदम है कि SC/ST का राइट छीनो, अपने वोटर मुस्लिम को वोट दे दो, OBC में मुसलमान को डाल दो। देखिए, इनका क्रांतिकारी, मैंने 2 उदाहरण दिए, इन्होंने जवाब नहीं दिया कि 2004 में जामिया मिलिया इस्लामिया में SC/ST का रिजर्वेशन के साथ क्या हुआ। देश की जनता ये समझ गई है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक के आंध्र और तेलंगाना के विषय में 4% वाला विषय पर बात कर रहे हैं। देश ये मांग कर रही है कि धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता इस हिंदुस्तान में, और जहां जहां भी धर्म आधारित आरक्षण किया गया है उस सबको वापस लिया जाए। और जहां तक बात है कि जो इन्होंने क्या कहा राहुल गांधी जी ने कि हम उनके आबादी के अनुपात में करेंगे। तो एक आदमी 1 बच्चा पैदा करे, राजीव पांडे 1 आदमी बच्चा पैदा करे और नीरज मिश्रा जी 12, तो मेरे बच्चे का हक मोदी जी के पिताजी के कितने बच्चे थे ये भी बता दीजिए। नीरज जी 1 मिनट, हाँ नीरज जी 1 मिनट, मोदी जी के पिताजी के कितने बच्चे थे बता दीजिए ना। हाँ राजीव जी संक्षेप क्यों कर रहे हैं? हाँ मैंने एक सिंपल बात कहा जी, मेरा एक कहना है कि हकमारी नहीं चलेगी, ना तो हमारे SC/ST भाइयों की हकमारी चलेगी, दोनों OBC भाइयों की चलेगी, ना जनरल कैटेगरी के लोगों से आप संपत्ति वेल्थ क्रिएटर को गाली देने का एक फैशन शुरू किया है। ठीक है, लेकिन जो दोनों तरफ से दावे वादे और एक तरीके से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही, जनता सब देख रही है, उस आधार पे आकलन करके वोटिंग करेंगे। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।